यार, मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान जी अगर 200-400 करोड़ दे देते तो जिंदगी बड़ी मस्त हो जाती। मर्सिडीज, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, कभी लंदन तो कभी पेरिस घूमते, ऐश ही ऐश होती। शायद आप सब भी यही सोचते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? 200 करोड़ रुपया कमाना संभव है? अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, हाँ, 200 करोड़ ही नहीं तो इससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन जितनी बड़ी मंजिल उतना ही कठिन उसका रास्ता। पुणे के झुग्गी में एक छोटे से कमरे में 10 लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में एक 12 साल का लड़का रहता था। उसका भी सपना कुछ ऐसा ही था, 200-400 करोड़ कमाने का नहीं, लेकिन उस झुग्गी के गरीबी से जल्द दूर जाने का। एक जुनून था कुछ हासिल करने का। उसी जुनून और जिद ने उसे 200-400 करोड़ का नहीं, 800 करोड़ की कंपनी का मालिक बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु हरिचंद्र धस है। मैं सोलापुर के एक छोटे से गांव 10 पिंपलगांव से आता हूं, लेकिन मैं पला बड़ा पुणे में ही हूं। मैं खेती गाड़ी, खेती गुरु, खेती गाड़ी यूनिवर्स और इंफ्रा गाड़ी में को फाउंडर हूं। खेती गाड़ी किसानों को एक सही टेक्नोलॉजी खरीदने में मदद करती है, ताकि वो गलत टेक्नोलॉजी खरीद कर पछता ना जाए। कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि मेरी परवरिश महाराष्ट्र में हुई है, मेरी हिंदी थोड़ी नीचे ऊपर है, तो इसमें शब्दों में ना जाकर मेरे भावनाओं से जुड़ो और अंडरस्टैंड करो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि मेरी कहानी सुनने के बाद आप जरूर इंस्पायर होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलापुर एक ऐसा जिला है जहां पर हमेशा सूखा पड़ा रहता था। इसलिए पिताजी ने पुणे आने के लिए डिसीजन ले लिया, और क्योंकि मेरे माताजी का मायका पुणे में था तो हम फिर पुणे में आ गए। पुणे में मामा के साथ मुझे रखा गया पढ़ाई के लिए, और एक बच्चे का खर्चा कम भी होगा इसलिए भी छोड़ा गया, और माताजी, पिताजी और बाकी घर के सदस्य दूसरी तरफ दूसरे घर में रहने चले गए। मेरे 2 मामा थे और उनकी जॉइंट फैमिली एक झुग्गी में एक छोटे से कमरे में रहते थे, और ये पूरा माहौल एक स्लम एरिया का था, जहाँ पर रोजाना झगड़ा होता था, चक्कू छुरियाँ चलती थी, दारू की भट्टियाँ लगती थी, और गंदगी तो सोच के पार होती थी। तो ऐसा पूरे माहौल में जीने के बाद 12 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि इस झुग्गी से जल्द दूर जाना है, और दूर जाने के लिए पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए स्कूल के दिनों ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे कि 50 पैसे में 1 किलो मूंगफलियाँ हम तोड़ते थे। 80 रुपये हफ्ते में सैलरी में हम लोग स्टील रॉड्स को टेढ़ा कर कर उसके रिंग्स बनाते थे। गोल्फ कोर्स में कैडी का काम करते थे। सब्जी भी बेच लेते थे। लेकिन असली काम तो 10वीं कक्षा के बाद ही शुरू हो गया। 10वीं कक्षा के बाद मैंने एक इवनिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ताकि मैं दिन भर काम कर सकूं और शाम में पढ़ भी सकूं। 10वीं के बाद मेरा पहला काम एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में था, जहां पर मैं साफ सफाई करता था, काउंटर सेल्स करता था, और जो हमारे पहले ज़माने में जो किराए पर टीवी, वीसीआर और 3 मूवी कैसेट्स रात भर देखने के लिए देते थे, उसमें मैं जाता था। वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में मेरी सैलरी 300 रुपये की थी। तो एक्चुअली 10वीं के बाद मेरा करियर जो शुरू हुआ वो 300 रुपये में शुरू हुआ। कुछ महीने वीडियो कैसेट लाइब्रेरी में काम करने के बाद मुझे मेडिकल स्टोर में एक जॉब मिल गई, और मैंने वो एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वो कॉलेज के नज़दीक था। जैसे ही मैंने मेडिकल स्टोर ज्वाइन कर लिया, मेरा पहला काम था झाड़ू पोछा करना। वहाँ पे मुझे 800 रुपये की सैलरी मिलती थी। धीरे धीरे मैं काउंटर सेल्स करने लग गया, थोड़ा बहुत अकाउंट संभालने लग गया, कस्टमर्स के कलेक्शन करने लग गया। तो ऐसे मैंने 5-6 साल मेडिकल स्टोर में काम किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक परफेक्ट रिलेशंस कंपनी में काम पर लग गया, जहां पे मैं फाइनेंस और अकाउंट संभालता था, जहां पर मेरी सैलरी 4200 की थी। इसी समय में इंडिया में आईटी का बूम हो रहा था, और मेरे पिताजी को लगता था कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं। इसलिए मुझे पसंद ना होते भी मेरे पिताजी ने मुझे एक आईटी इंजीनियर के कोर्स में एनरोल करने के लिए बता दिया। लेकिन
उसका फीस कौन भरेगा, उसका पैसा कौन भरेगा। तो मेरे पिताजी ने हमारे गांव का जो घर था वो बेच दिया और उसी के साथ साथ और भी कर्जा लेना पड़ा। तो टोटल मिलाकर हमारा कर्जा घर बेचने के बाद कोर्स के लिए कम से कम 1.25 लाख का हुआ था अराउंड 1998 में। अब हुआ ऐसे कि कर्जा तो हो गया और कोर्स से तो कुछ सीखने को मिला नहीं, या फिर मैं कुछ सीख नहीं पाया क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। परफेक्ट लेशन में मुझे काम करना पड़ा, लेकिन 4,200 के सैलरी में मैं पूरा कर्जा चुका नहीं पाया। 2-2.5 साल के बाद मुझे पब्लिसिस ग्रुप से एक ऑफर आया और वहां पे मैंने 12,500 के सैलरी में एसोसिएट कंसल्टेंट बोल के ज्वाइन कर लिया। पब्लिसिस मैंने कम से कम 8 साल तक काम किया। इस 8 सालों में मेरी सैलरी भी काफी बढ़ चुकी थी और 2013 में मैंने एसोसिएट डायरेक्टर के पोजीशन से पब्लिसिस में रिजाइन कर दिया। तब तक हमारा कर्जा जो पिताजी ने मेरे पढ़ाई के लिए किया था वो सारा का सारा मैंने चुका दिया था। तो पब्लिसिस ग्रुप के बाद ये मेरा पहला ब्रेक था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही मुझे मेरे एक्स क्लाइंट से एक ऑफर आ गया जिसका नाम मेसन ग्रुप ऑफ कंपनीज था। वहां पर मैंने ग्लोबल अफेयर्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर के पद पे ज्वाइन किया और वहां पर कम से कम 2-2.5 साल काम करने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ बड़ा करना था, बिजनेस कंसल्टिंग में कुछ बड़ा करना था। मुझे लगा इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे कहीं भी आसानी से काम मिल जाएगा, लेकिन 8-9 महीने ट्राई करते रहा लेकिन मुझे सिर्फ रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिला। इसलिए मैंने सोचने लगा कि क्या मैं खुद का कुछ कर सकूं जिससे ना ही इंटरव्यू का टेंशन और ना ही टॉप इंस्टीट्यूट से डिग्री का टेंशन। मैंने बिना देर किए खुद का कंसल्टिंग फर्म शुरू कर दिया। 2016-17 में मेरी मुलाकात प्रवीण शिंदे जी से हुई जो एक आइडिया पर काम कर रहे थे जिससे किसानों को फार्म मैकेनाइजेशन में काफी फायदा होने वाला था और मुझे भी काफी सालों से एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना था। जैसे ही मैंने आइडिया सुना और प्रवीण जी ने मुझे इसमें निमंत्रित किया, मैंने तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया और खेती गाड़ी से जुड़ गया। कंपनी तो शुरू हो गई, लेकिन ये इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे जग में पहली ऐसी आइडिया थी जहां पर ट्रैक्टर्स और उपकरण एग्रीगेशन हो रहा था। तो हमें काफी डर भी लग रहा था कि ये आइडिया इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होगी या ना होगी। इसलिए हमने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन इंडस्ट्री से बिजनेस मिलने का राह देख रहे थे। ये पूरा सर्विस खेती गाड़ी में किसानों के लिए तो हमारी सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे? ये हमें पहले से शक तो नहीं था, लेकिन डर जरूर लग रहा था। बिजनेस में काफी पैसा भी लग चुका था, इसलिए हमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे करके 18 महीनों में हमने सारे डीलर्स, सारे मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके एंड में हमको इसका सक्सेस मिल गया। बिजनेस भी आने लगा और बिजनेस बढ़ने भी लगा। आज खेती गाड़ी का पूरे भारत में विस्तार हो चुका है। हम लोग 72 लाख से ज्यादा किसानों को सेवा दे चुके हैं। हमारे कंपनी का जो जीएमवी है वो 3,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हमारे साथ 10,000 डीलर्स जुड़े हैं, 15 मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हैं, 6,000 सर्विस स्टेशन जुड़े हैं, 3,000 ब्रोकर्स जुड़े हैं और सोशल मीडिया पे हमारा 20 लाख का फॉलोअर्स भी है। इस तरह से जो किसानों के फायदे वाली चीज है, ऐसी एक आइडिया पे काम करके हमने खेती गाड़ी के इकोसिस्टम को आज की मार्केट वैल्यू कम से कम 800 करोड़ की हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो, अगर एक 12 साल का लड़का एक झुग्गी से निकलकर ये सारी जर्नी पार कर सकता है और एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो बिल्कुल आप भी ऐसी एक कंपनी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन होना, फोकस होना और सबसे इंपॉर्टेंट उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना जरूरी होगा। निश्चिंत ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैंने मेरे लाइफ में कुछ
टिप्स फॉलो कर कर ये सक्सेस मिलाया है और आप भी वो सक्सेस मिला सकते हैं। जैसे कि जितना हो सके उतना काम कम से कम समय में आपको सीखना है। वक्त की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सके तो करियर के शुरुआत में किसी भी काम को ना नहीं कहना है। और अब जो कुछ भी करो, पढ़ाई करो, खेलकूद करो, बिजनेस खड़ा करो या नौकरी करो, इसे पूरे एंगेजमेंट और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी हार नहीं माननी है। जो हार नहीं मानेगा वो पक्का से अपना गोल अचीव कर लेगा। इसी 2 टिप्स को फॉलो करने के वजह से आज मैं इतने बड़े मंच पे खड़ा हूँ, जोश टॉक्स के मंच पे खड़ा हूँ। और जोश टॉक्स के बारे में तो क्या कहना है, इनकी इतनी सारी कहानियां इन्होंने कवर की है, इतना सारा इंस्पिरेशन हम भारतीयों को भी दिया है और ग्लोबली भी दिया है कि इनकी कहानियां सुनकर और ज़्यादा जोश आता है। और इसी को फॉलो करते करते आज हम जोश टॉक के मंच से आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आप भी जोश टॉक देखते रहे, फॉलो करते रहे, ये कामना रखते हैं।